नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी नए साल पर नई उम्मीदों के साथ बदलते नियमों की। बताएंगे कि कैसे सरकार ने अन्नदाताओं के साथ मिटाई तल्खियां और केरल विधानसभा में बीजेपी विधायक ने क्यों किया मोदी सरकार के कानून का विरोध। जानेंगे राहुल गांधी ने आज क्या लगाए केंद्र सरकार पर आरोप। और बुलेटिन के आखिर में बात दुनिया के कई देशों में नए साल के जश्न की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर सिंगू बॉर्डर पर कल अन्नदाताओं की बैठक। प्रमुख दो मांगों को लेकर बनाएंगे रणनीति। अन्नदाता कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े। सरकार के साथ 4 जनवरी को होगी बात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC की ई-टिकटिंग वेबसाइट के उन्नत संस्करण की शुरुआत। वेबसाइट में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने का रखा गया ध्यान। 1 जनवरी से मुफ्त में कर पाएंगे किसी भी नेटवर्क पर कॉल। रिलायंस जियो ने किया बड़ा ऐलान। अभी तक कंपनी इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्जेस कर रही थी वसूल। सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा का खेलना तय। BCCI ने रोहित शर्मा के प्रैक्टिस का फोटो ट्वीट करके लिखा, इंजन स्टार्ट हो रहा है और जो होने वाला है उसकी ये छोटी झलक है। और साल के अंतिम दिन शेयर बाजार में नहीं दिखी ज्यादा हलचल। सेंसेक्स 5 अंकों की तेजी के साथ 47,751 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी कल के ही स्तर 13,982 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। साल 2021 की शुरुआत के साथ नए साल पर कई नए नियम लागू हो रहे हैं, जिसका हमारी जिंदगी पर भी प्रभाव दिखाई देगा। तो नए साल में कैसे बदलेगा देश और क्या होंगे हमारी जिंदगी में बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। नए साल में जो सबसे बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है वो है देश को नए साल में वैक्सीन का तोहफा। 1 जनवरी को CDSCO ने बैठक बुलाई है। बैठक में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अब तक की अपनी जांच का डेटा रखेंगी और इन डेटा के आधार पर सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दे सकती है। वैक्सीनेशन का ऐलान पहले सप्ताह होने की संभावना है। 5,000 रुपए तक का कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट। कॉन्टैक्टलेस कार्ड के द्वारा अब 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। पहले ये सीमा 2,000 रुपए थी। ये बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। चेक पेमेंट से जुड़ा नया नियम। 1 जनवरी से 5,000 से ज्यादा के चेक पेमेंट में पहले बैंक खातेदार को सूचना देगा। चेक की डिटेल्स कंफर्म होने के बाद ही बैंक पेमेंट करेगा। म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में होगा बदलाव। 1 जनवरी से म्यूचुअल फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा। अब तक निवेश की सीमा 65% थी। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना होगा जरूरी। GST के ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में बदलाव। GST के तहत 1 जनवरी से 100 करोड़ से अधिक के बिजनेस टू बिजनेस टर्नओवर में ई-इनवॉइस जरूरी होगा। UPI से जुड़े नियम। अब अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको UPI में प्रोसेस ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30% शुल्क देना होगा। ये नियम भी 1 जनवरी से लागू होगा। गैस सिलेंडर की कीमतें भी बदलेंगी। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2021 को रसोई घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव तय है। सरल जीवन बीमा। अब नए साल से सभी बीमा कंपनियां सरल जीवन बीमा लॉन्च करेंगी। ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगा। इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की रहेगी। छोटे कारोबारियों को राहत। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी से साल के दौरान केवल 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। अभी मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं, लेकिन अब छोटे कारोबारियों को साल में 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। कुछ फोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। अगले साल की शुरुआत के साथ व्हाट्सएप उन डिवाइसेस पर काम नहीं करेगा जिनमें कम से कम एंड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है। आईफोन के लिए कम से कम iOS 9 और उसके आगे और एंड्रॉइड यूजर्स को एंड्रॉइड 4.0.3 या ज्यादा नए वर्जन में अपडेट करना होगा। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल का नया नियम। अगले साल से 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। महंगे हो सकते हैं टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। नए साल 2021 में LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरे कुछ होम अप्लायंसेस की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इसकी मुख्य वजह कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है।
नए साल में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन एक खबर जिसने इस साल के अंत में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी अन्नदाताओं के आंदोलन की। सरकार के साथ आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं की बातचीत भी चलती रही, लेकिन उसमें हमें तल्खी देखने को मिलती थी। 30 दिसंबर को 7वें दौर की वार्ता में ये तल्खी एकदम से गायब हो गई। तो सरकार ने कैसे मिटाई अन्नदाताओं से तल्खियां, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कूटनीति के मामले में डिनर डिप्लोमेसी को सबसे कारगर रणनीति माना जाता है। खाने की टेबल पर होने वाली वार्ता में कई बार ऐसे मुद्दों पर भी सहमति बन जाती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और कल 30 दिसंबर को सरकार और अन्नदाताओं के बीच बैठक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सरकार और अन्नदाताओं के बीच कृषि कानून पर 6 दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन वार्ता हर बार बेनतीजा ही रही। बैठक के बाद किसानों का गुस्सा हर बार बढ़ता दिखा। उनका यही कहना होता था कि सरकार अड़ी हुई है, वो हमारे मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन 7वें दौर की बातचीत के बीच विज्ञान भवन में जब लंच ब्रेक हुआ तो स्थिति एकदम से बदल गई। हर बार की तरह लंच ब्रेक में अन्नदाताओं ने अपना खाना अलग से मंगा लिया और लंगर शुरू कर दिया। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी वहां पहुंच गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाताओं से कहा, ओ पाजी, अकेले अकेले खा रहे हो? इस पर अन्नदाताओं की ओर से जवाब आया, नहीं सर, आपके लिए भी प्लेट मंगवाते हैं। बस फिर क्या था कि मोदी सरकार के तीनों मंत्री भी हाथ में प्लेट लेकर लंगर खाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। जो तल्खी घंटों की बैठक के बाद भी दूर नहीं हो पा रही थी, वो 2 शब्दों में ही दूर हो गई। लंच के बाद बैठक फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार सरकार और अन्नदाताओं के बीच तल्खी गायब हो चुकी थी। बाद में अन्नदाताओं की 4 में से 2 मांगों पर सहमति भी बन गई। अन्नदाताओं को उम्मीद है कि अब 4 जनवरी को होने वाली बैठक भी सकारात्मक रहेगी। 4 जनवरी की बैठक का एजेंडा सेट हो गया है। तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी जैसे 2 मुद्दों पर ही यह बैठक होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के मंत्रियों की लंच डिप्लोमेसी कितना असर दिखाती है। सरकार के साथ अन्नदाताओं की तल्खियां भले ही कम हुई हो, लेकिन कृषि कानून पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। पूरा विपक्ष अन्नदाताओं के साथ है। कई राज्य इसके खिलाफ कानून भी बना चुके हैं। केरल विधानसभा में भी 31 दिसंबर को कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। लेकिन मोदी सरकार को मुश्किल में डालने वाली बात ये थी कि बीजेपी भी सदन में कृषि कानून का विरोध कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस जहां सड़क से लेकर सदन तक मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है, तो वहीं अब लेफ्ट ने भी सदन में केंद्र के कानूनों का जमकर विरोध किया। केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट ने केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को पारित करवा दिया। इस दौरान न सिर्फ विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उसका समर्थन किया, बल्कि बीजेपी के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने भी साथ दे दिया। राजगोपाल ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैंने कुछ बिंदुओं के संबंध में अपनी राय रखी। इसको लेकर विचारों में अंतर था, जिसे मैंने सदन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया। जब राजगोपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया कि प्रस्ताव में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है, तब भी उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही। यानी साफ है कि अब तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेता भी कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने लगे हैं, जो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अन्नदाता कृषि कानून का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कानून के बनने के बाद खेती नुकसान का सौदा साबित होगी। वो कर्जदार बन जाएंगे। बात अगर उद्योगपतियों के कर्ज की होती तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि सरकार उनके कर्ज बड़ी आसानी से माफ कर देती है। और इसे लेकर ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार दावा करती है कि उसकी नीतियों से देश का विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार की नीतियों को चंद लोगों के फायदे वाली करार दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरते रहे हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार ने 1 साल में कुछ उद्योगपतियों का 23,787 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इस पैसे से 11,000 परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की असलियत। इससे पहले भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाताओं पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा, हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 50 दिन दीजिए, नहीं तो हम महामारी के खिलाफ 21 दिनों में लड़ाई जीतेंगे। न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है, न किसी चौकी पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण उन पर अन्नदाता विश्वास नहीं करते।
राहुल गांधी केंद्र सरकार को लगातार घेरते रहे हैं और केंद्र सरकार इस समय मुश्किल में भी है। इसके साथ मुश्किल में बीजेपी के सहयोग से चल रही बिहार की सरकार भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद से बीजेपी और जेडीयू में इस समय खींचतान चल रही है। इस बीच आरजेडी की ओर से ऐसा दावा किया गया है जिससे बिहार की एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। तो क्या है दावा, देखिए ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायक को अपने दल में शामिल करने की घटना को बीजेपी भले ही छोटा मुद्दा मान रही हो, लेकिन इसने बिहार में एनडीए सरकार हिला दी है। जेडीयू का हर नेता बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साध रहा है। जेडीयू विधायकों में भी हलचल मची हुई है। इसे देखते हुए आरजेडी मौके तलाश रही है। आरजेडी के श्याम रजक ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं, वो दल बदल को तैयार हैं। नीतीश ने श्याम रजक के इस दावे को खंडन जरूर किया, लेकिन डरे हुए वो जरूर दिख रहे हैं। और अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए दावा किया है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में टूट रोक सकें तो रोक लें। जेडीयू में टूट तय है। विधायक जल्दी ही पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे। तिवारी ने कहा कि भाजपा के काम करने के तरीके से जेडीयू के 17 विधायक नाराज हैं। वो कभी भी पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन दल बदल कानून मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसीलिए हमने उनसे कहा है कि वो कुछ समय के लिए रुक जाएं। जैसे ही संख्या 25-26 हो जाएगी तो सभी जेडीयू विधायक एक साथ दल बदल लेंगे, जिससे उनकी सदस्यता बची रहेगी। खैर, अब तो यह समय ही बताएगा कि श्याम रजक और मृत्युंजय तिवारी के दावे में कितना दम है, लेकिन इनके दावे से एनडीए में हलचल जरूर मच गई है। बिहार में सरकार बनाने और बचाने का खेल चल रहा है। ये खेल सत्ता के लिए है, क्योंकि सत्ता में रहकर आदमी रसूखदार हो जाता है। आप रसूखदार हैं तभी आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आप कमजोर, गरीब या मजदूर हैं तो फिर आपसे कई अधिकार लेने की कोशिशें होंगी। मामला रेलवे से जुड़ा है, जहां 2 लोगों को राजधानी एक्सप्रेस में इसीलिए सफर नहीं करने दिया गया क्योंकि वो लोग मजदूर थे। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। जिस देश के पीएम ये दावा करते हो कि उनका बचपन गरीबी में गुजरा और वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, उनकी हालत किसी मजदूर के जैसी थी। यानी चाय बेचने वाला आदमी या मजदूर देश का पीएम बन सकता है, लेकिन देश की लग्जरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। जी हाँ, भारत में एक मजदूर के लिए पीएम बनने का सपना देखना आसान है, लेकिन देश की लग्जरी ट्रेनों में सफर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि आप गरीब हैं तो टिकट कंफर्म होने के बाद भी आपको चलती ट्रेन से उतार दिया जाएगा। आपको जो घटना हम बताने जा रहे हैं वो राजधानी एक्सप्रेस की है, और जिन लोगों को ट्रेन से उतारा गया वो लोग आम मजदूर थे। रामचंद्र और अजय यादव नाम के 2 मजदूरों को विजयवाड़ा जाना था। इसके लिए 16 दिसंबर को नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस की उन्होंने टिकट ली। मजदूरों ने ठंड में सफर आसान हो इसीलिए राजधानी एक्सप्रेस की टिकट ली थी। यात्रा की शुरुआत में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के समय दोनों सो रहे थे, लेकिन कोडरमा स्टेशन से पहले सुबह के करीब 5 बजे अचानक टीटी ने दोनों को सोते से उठा दिया। जब पूछताछ में टीटी को पता चला कि ये दोनों मजदूर हैं तो वो भड़क उठा। इसके बाद टीटी ने कहा कि तुम लोग छोटा आदमी हो, तेरी औकात नहीं कि राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन में चढ़ो। इस ट्रेन में अधिकारी रैंक और बड़े लोग सफर करते हैं, चलो उतरो ट्रेन से। ज्यादा गाल बजाया और ट्रेन से नहीं उतरे तो 5000 रुपए का फाइन काट देंगे। मजदूरों के पास टिकट था, दोनों अपना टिकट दिखा भी रहे थे, लेकिन टीटी साहब तो अलग ही मूड में थे और सुबह 5:22 पर उन्होंने मजदूरों को धक्का मारकर कोडरमा स्टेशन पर उतार दिया। इसके बाद दोनों मजदूर सीधा स्टेशन मास्टर के चैम्बर में पहुंचे और शिकायत पुस्तिका में पूरी घटना का जिक्र करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। कोडरमा स्टेशन प्रबंधक AK सिंह ने कहा कि यात्री की शिकायत अधिकारियों के पास भेज दी गई है। 2 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रेलवे की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धनबाद रेल मंडल के DRM आशीष बंसल से जब घटना पर कार्रवाई के सिलसिले में सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो इस तरह की जानकारी से ही मना कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि किसी यात्री से ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। अगर ये हुआ है तो गंभीर मामला है। जांच के बाद टीटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात नए साल के स्वागत की। भारत में नए साल का स्वागत रात 12 बजे के बाद होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में नया साल आ चुका है। तो कहां, किस तरह से हुआ नए साल का स्वागत, देखिए ये रिपोर्ट। भारत में नया साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ घंटों बाद देश में भी नए साल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भारत से पहले समोना और किरिबाटी के लोग तो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे ही नए साल का स्वागत कर चुके हैं। इसी तरह 3:45 बजे चैथम द्वीप न्यूजीलैंड में भी 2021 का आगाज हो गया है। पूरे न्यूजीलैंड में लोगों ने 4:30 बजे न्यू ईयर का वेलकम किया। इसके बाद 5:30 बजे रूस के कई हिस्सों में नए साल ने दस्तक दी।
6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्सों में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। वहीं 8:30 बजे जापान और उत्तर दक्षिण कोरिया में भी लोग वेलकम कर चुके हैं और न्यू ईयर के जश्न में मशगूल हैं। इसी तरह 9:30 बजे चीन में, 10:30 बजे इंडोनेशिया और थाईलैंड में, 11 बजे म्यांमार में, 11:30 पर बांग्लादेश, 11:45 पर नेपाल में, रात 12 बजे भारत और श्रीलंका में नए साल का स्वागत होगा। आपको बता दें कि हमारे पड़ोसी देश में भारतीय समय के अनुसार आधा घंटे देरी से नया साल आता है, जबकि अफगानिस्तान में 1 बजे नया साल मनाया जाता है। इसी तरह ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश कल नए साल का स्वागत करेंगे। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।